नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है एक और वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर। ये पेपर 2018 में हुआ था और ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट कराया था। इसका एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, एनटीए नेट के लिए, गेट जो कि इकोनॉमिक्स में होता है, और वेरियस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम। अगर आप एमए एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी इसका एनालिसिस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट: लैफर कर्व, लॉरेंज कर्व, किंक डिमांड कर्व, ऑफर कर्व। ऑप्शन है इनइक्वालिटी, रेसिप्रोकल डिमांड, पब्लिक रेवेन्यू, रिजिड प्राइस। इस बार आपके लिए क्वेश्चन हिंदी में भी लाए गए हैं, तो जो हिंदी प्रेफर करता है पढ़ना तो वो यहाँ से देख सकता है। तो देखिए, पहले है लैफर कर्व। लैफर कर्व रिलेशनशिप बताता है टैक्स रेट और पब्लिक रेवेन्यू में। जितना ज़्यादा टैक्स रेट होगा, इनिशियली पब्लिक रेवेन्यू भी बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम के बाद जो रेवेन्यू है, अगर टैक्स रेट इंक्रीज़ होता है तो वो घटती रफ्तार से बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी इकोनॉमी में टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है तो उसके जो इकोनॉमिक यूनिट है वो काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जो वो कमा रहे हैं वो अधिकतर इनकम उनकी टैक्स पे ही जा रही है। तो लैफर कर्व क्या हो गया? पब्लिक रेवेन्यू। लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व आपको बताता है इनइक्वालिटी। ये लाइन होती है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो कर्व मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये होता है लॉरेंज कर्व। ये इनइक्वालिटी बताता है। ये कर्व लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के जितना नज़दीक होगा उतनी इनइक्वालिटी कम होगी, और जितना दूर होगा उतनी इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी। लॉरेंज कर्व से हम जीनी कोफिशिएंट की वैल्यू भी निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? ये वाला पोर्शन अगर हम इसको ए माने और जो कर्व के नीचे वाला पोर्शन है इसको बी माने, तो जीनी कोफिशिएंट की वैल्यू होती है ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। मतलब जो एरिया है बिटवीन लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉरेंज कर्व डिवाइडेड बाय टोटल एरिया बिलो द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो लॉरेंज कर्व का रिलेशन हो गया इनइक्वालिटी से। किंक डिमांड कर्व हम देखते हैं ओलिगोपोली मार्केट में। ओलिगोपोली मार्केट में डिमांड कर्व में किंक आता है। ये किंक किस वजह से आता है कि प्राइस रिजिड होता है। प्राइस रिजिड होने का मतलब है कि अगर प्राइस कोई फर्म डिक्रीज़ करती है तो दूसरी फर्म भी प्राइस को डिक्रीज़ करेगी, लेकिन अगर कोई फर्म प्राइस इंक्रीज़ करती है तो दूसरी फर्म प्राइस को इंक्रीज़ नहीं करेगी। तो इसको बोला जाता है प्राइस रिजिडिटी। तो किंक डिमांड का रिलेशनशिप किससे है? रिजिड प्राइस से। ऑफर कर्व इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, और ऑफर कर्व बताता है रेसिप्रोकल डिमांड को, कि एक देश एक्सपोर्ट के बदले कितना इंपोर्ट करता है। तो ऑफर कर्व कुछ इस तरह का होता है, ये ए कंट्री का, ये बी कंट्री का, जहाँ ये एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे रिस्पेक्टिव कंट्री का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डिसाइड होता है। तो ऑफर कर्व है रेसिप्रोकल डिमांड 2। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ पैरेटो ऑप्टिमैलिटी होल्ड करेक्ट अंडर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन।
पैरेटो ऑप्टिमैलिटी टॉपिक है वेलफेयर इकोनॉमिक्स का, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का। ये पैरेटो ऑप्टिमैलिटी बताता है कि एक इकोनॉमी में वेलफेयर कब मैक्सिमाइज होता है। तो इसकी एक फेमस स्टेटमेंट है, नो वन कैन बेटर ऑफ विदाउट एनीवन वर्स ऑफ। हम एक व्यक्ति का भला तब तक नहीं कर सकते जब तक दूसरे का बुरा ना हो। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब हुआ कि वेलफेयर मैक्सिमाइज कब होता है, कि जब हम ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाए कि हमें एक का भला करने के लिए दूसरे का बुरा करना पड़े। तो जब तक ऐसी सिचुएशन अचीव नहीं होती तब तक पॉसिबिलिटी है कि हम वेलफेयर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी होल्ड करती है वो करती है परफेक्ट कंपटीशन में। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हियर। एक क्वेश्चन आता है कि जो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी है वो कार्डिनल एनालिसिस में अप्लाई होती है या ऑर्डिनल एनालिसिस में। तो इसका सही जवाब होगा ऑर्डिनल एनालिसिस में। तो ये यूटिलिटी को ऑर्डिनल मानती है। तो ये आपका एक रिलेटेड टॉपिक कवर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट एम्फेसाइज द रोल ऑफ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर इन एक्सप्लेनिंग ग्रोथ। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने समृद्धि की व्याख्या में गैर आर्थिक कारकों की भूमिका पर जोर दिया था। तो ये किससे दिया था? एन कार्ल्डर ने। इन्होंने जो इकोनॉमी ग्रो करती है उसमें नॉन इकोनॉमिक फैक्टर का कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन passes through the origin, it implies that APC is less than MPC, APC is greater than MPC, APC is equal to MPC and none of the above। तो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कैसा होता है? अगर हम यहाँ कंजम्पशन माने यहाँ इनकम माने तो लीनियर जो ओरिजिन से पास होता है। तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है CYD। तो इसमें क्या होता है? APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर हमें शॉर्ट रन में कंजम्पशन फंक्शन पूछा जाए, मतलब ये जो कंजम्पशन फंक्शन है ये लॉन्ग रन का कंजम्पशन फंक्शन है। शॉर्ट रन में कंजम्पशन फंक्शन ऐसा होता है, कंजम्पशन इज इक्वल टू C0 प्लस BY। ओके, ये जो C0 है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है कि अगर आपकी इनकम ज़ीरो भी है तब भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे। Who has used spring of mineral water analogy in explaining price output decision under oligopoly? तो ये मैंने एक लेक्चर डिस्कस किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स इन वन वीडियो। उसमें मैंने बताया था कि मिनरल वाटर का यूज़ किसने किया था अपने मॉडल में? वो थे कुरनॉट। सबसे पहले ओलिगोपोली का मॉडल जो एक्सप्लेन किया था वो कुरनॉट ने किया था। ये आउटपुट को कांस्टेंट मानते हैं। फिर उसके बाद आया था बर्ट्रैंड का मॉडल, ये प्राइस को कांस्टेंट मानते हैं। इसके बाद स्टैकलबर्ग ने मॉडल दिया है, ये कुरनॉट की अजम्पशन को लेकर चलते हैं, लेकिन इसमें एक लीडर होता है, एक फॉलोअर होता है। एजवर्थ मॉडल में प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन किया है, और जो ये हॉल एंड हिच है इन्होंने सबसे पहले किंक डिमांड को एक्सप्लेन किया था। डिमांड कर्व को सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया है? हॉल एंड हिच ने। वैसे जो पॉपुलर हुआ था किंक डिमांड कर्व का
कर्व वो हुआ था पॉल स्विजी का, लेकिन उससे पहले हॉल एंड हिच ने आइडेंटिफाई कर दिया था, लेकिन वो किंक की एक्सप्लेनेशन देने में समर्थ नहीं थे या वो नहीं दे पाए थे। फिर एक्सप्लेन किया था पॉल स्विजी ने, जिस फिर हम स्विजी का ओलिगोपोली का मॉडल पढ़ते हैं। Which of the following is most important recommendation of classical economist to solve the problem of unemployment? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन कौन थे? जैसे एडम स्मिथ हो गए, जे.बी. से हो गए, माल्थस हो गए, रिकार्डो हो गए। इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशन दिया था? रिड्यूसिंग पॉपुलेशन, लार्ज इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, रिड्यूस इन रियल वेजेस, टू रिड्यूस मनी वेजेस। इसका सही आंसर है टू रिड्यूस मनी वेजेस। अब जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बोला था, उनकी एक फेमस स्टेटमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉर्मल कंडीशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इस फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए उन्होंने 3 मेन एजम्पशन दी थी। एक बोला था उन्होंने फ्लेक्सिबल होना चाहिए प्राइस लेवल, एक बोला था फ्लेक्सिबल होना चाहिए वेज रेट, और तीसरा बोला था फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंटरेस्ट। और ये जो 3 एजम्पशन है ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का बेस थी फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए। वो किस तरह से, मान लीजिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट किसी इकोनॉमी में हो भी जाता है तो वेज रेट को हम कम कर देंगे और उस कम वेज रेट में हम ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में सक्षम हो जाएंगे। तो इस तरह से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एक्सप्लेन करते हैं। अब आप सोचेंगे कि रियल वेज भी तो यहाँ पे हो सकता था। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो एज्यूम करते थे मनी इल्यूजन को। मनी इल्यूजन क्या होता है कि जो लेबर है वो एज्यूम करती है कि अगर उनकी वेज रेट इंक्रीज़ हो जाती है तो उनकी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज़ हो जाएगी। Which of the following would be termed as a case of joint demand? Joint demand क्या होता है कि हम 2 वस्तुओं की मांग एक साथ करते हैं। टी एंड कॉफ़ी, पेन एंड पेंसिल, टूथपेस्ट एंड टूथब्रश, घी एंड रिफाइंड ऑयल। तो टूथपेस्ट और टूथब्रश की डिमांड हम एक साथ करते हैं। According to resource curse hypothesis, there is direct relationship between natural resource and human resource, inverse relationship between natural resource and human resource, inverse relationship between natural resource and economic growth, inverse relationship between human resource and economic growth। जो ये रिसोर्स कर्स हाइपोथेसिस है ये दी थी किसने? काल्डर ने। काल्डर क्या बोलते थे कि एक देश के पास, मान लीजिए एक कंट्री है, उसके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेकिन उसका इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत नीचे है। तो ये क्या हुआ? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज है, वहाँ पे मिनरल सबसे ज़्यादा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, लेकिन वहाँ पे इकोनॉमिक जो ग्रोथ है ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वो सबसे कम है। तो उसके आधार पर जो काल्डर है उन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी, रिसोर्स कर्स हाइपोथेसिस। तो इसका सही आंसर हो गया इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल रिसोर्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज गिवन बाय हैरोड। हैरोड ने क्या दिया था, इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने 3 तरह की ग्रोथ को डिफाइन किया था, जिसमें था एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, एक्चुअल जो एक्चुअली अचीव होती है, वारंटेड जो फुल एम्प्लॉयमेंट में हम अचीव करते हैं, नेचुरल जो हम सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके अचीव करते हैं। तो जो वारंटेड ग्रोथ रेट है उसका फॉर्मूला था ग्रोथ रेट इज़ इक्वल टू S/CR। S है हमारे पास APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और CR है हमारे पास इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। वारंटेड ग्रोथ रेट S/CR, ये है APS और ये है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। जो ग्रोथ रेट है वो इन्वर्सली रिलेटेड है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो से और डायरेक्टली रिलेटेड है APS से। अब मान लीजिए इसको आप ऐसे समझिए, आपने कोई बिज़नेस करना है, अगर आपके पास सेविंग ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आप बड़ा बिज़नेस सेटअप कर पाएंगे और उससे आपका ग्रोथ ज़्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए ये पॉजिटिवली रिलेटेड है APS से। और मान लीजिए आपको कैपिटल ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो आपका पैसा कैपिटल में ज़्यादा लगेगा और आपका प्रोडक्शन कम होगा अगर कोई आप महंगा कैपिटल लगा रहे हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। देयरफॉर वारंटेड ग्रोथ रेट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। सिग्मा इफेक्ट इज गिवन बाय, देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ गए हैं आपके लिए। अगर आपने हैरोड डोमर का मॉडल अच्छे से पढ़ा होगा तो ये दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सिग्मा इफेक्ट किसने दिया था, ये दिया था डोमर ने। जो डोमर ने है वो इन्वेस्टमेंट के 2 तरह के इफ़ेक्ट डिस्कस किए थे, एक तो इनकम जनरेटिंग इफ़ेक्ट, एक इनकम मतलब एक कंजम्पशन साइड दिया था, एक प्रोडक्शन साइड दिया था। तो जो प्रोडक्शन साइड इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्टिविटी है उसको एक्सप्लेन करता है सिग्मा इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू नरकसे, in an underdeveloped country the inducement to invest is limited by। तो नरकसे ने कौन सी फेमस थ्योरी दी थी, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, उनकी एक फेमस स्टेटमेंट थी, अ कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर। एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है। इसको उन्होंने 2 तरह से एक्सप्लेन किया था, डिमांड एंड सप्लाई साइड। तो डिमांड साइड में जो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट है वो कम क्यों होती है, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री में साइज ऑफ मार्केट लिमिटेड होता है। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन, पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ अ फंक्शन ऑफ, ये देखिए पॉपुलेशन की थ्योरी से अगेन एक क्वेश्चन। तो पॉपुलेशन ग्रोथ फंक्शन है किसका, पर कैपिटा इनकम का। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द यूज ऑफ वर्ड रेग्रेशन इन स्टैटिस्टिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए रेग्रेशन क्या बताता है हमें, रेग्रेशन बताता है हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन हम जो रेग्रेशन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। आपने जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिसाइड किया है उसके आधार पर रेग्रेशन जो है रिलेशनशिप बताता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, तो ये सबसे पहले यूज़ किसने किया था, फ्रांसिस गॉल्टन ने। ठीक है, Consider the following statement. Urbanization in India has increased rapidly after 2001. The use of mobile phone is increasing very fast in India. देखिए ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है।
असर्शन रीज़न हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, या तो हम इसमें बिकॉज लगाते हैं यहाँ, या फिर हम देयरफॉर लगाते हैं, या हम इफ़ लगाते हैं। इन तीन को लगाने के बाद अगर आपका सेंटेंस एक्सप्लेन करता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगर नहीं करता है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कई बार असर्शन भी गलत होता है और रीज़न भी, तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन इसमें डिसाइड करने होते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये सही है, लेकिन जो आर है, रीज़न है, वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। Who among the following economist is associated with adaptive expectation hypothesis? लुकास, केन्स, मिल्टन फ्रीडमैन, जॉन मूथ। देखिए ये जो टॉपिक है ये फिलिप्स कर्व का टॉपिक है। फिलिप्स कर्व के 3 वर्जन हैं, एक जो A.W. फिलिप्स ने दिया था, फिर दिया था मिल्टन फ्रीडमैन ने, फिर दिया था रेटैक्स ने, जिसमें लुकास सबसे पहले ये जॉन मूथ ने दिया था, और ये मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था जो बेस था एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन पे, और ये जो फिलिप्स कर्व दिया था ओरिजिनल, ये एनिमल स्पिरिट पे डिपेंड था। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन किसने दिया था? मिल्टन फ्रीडमैन ने। अगर आपसे पूछा होता रैशनल एक्सपेक्टेशन तो वो किसने दिया था? जॉन मूथ ने। अगर एनिमल स्पिरिट पूछा होता तो वो आना था A.W. फिलिप्स ने। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज प्रोपाउंडेड बाय। तो इनोवेशन पे किसने सबसे ज़्यादा काम किया था? शुम्पीटर ने। नाइट की प्रॉफिट थ्योरी क्या थी? अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी। Whose name is associated with net barter terms of trade? तो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड दिया था टॉजिंग ने। ये क्या बताता है हमें? प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड इज एक्सप्रेस्ड एज। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट हियर। The new varieties of wheat seeds were imported from which of the following country under Green Revolution era in India? तो ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम ड्यूरेशन क्या था इंडिया में? 1966 से ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे? MS स्वामीनाथन। और जो MS स्वामीनाथन है, इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि MS स्वामीनाथन ने कौन सी वैरायटी डेवलप की थी। वो उन्होंने 1987 में पहली बार वर्ल्ड फूड प्राइस भी जीता था। उन्हें किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? MS स्वामीनाथन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है आपको वो कवर करके जाने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि उस समय जो बीज लाए गए थे वो कहाँ से लाए गए थे? वो लाए गए थे मैक्सिको से। अब एक क्वेश्चन आपके लिए और बनता है कि इंटरनेशनल लेवल पे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? तो वो है नॉर्मन E. वॉरलॉग। एक क्वेश्चन एक पेपर में ये भी पूछा गया था कि नॉर्मन E. वॉरलॉग किस देश के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले थे USA के।
और इन्होंने काम कहाँ किया था सीड्स पे? मैक्सिको में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एज अ होल स्टडी करती है। और अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी हमारे पास ऑप्शन है। सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या बोलता है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। फिलिप्स कर्व, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। किंग डिमांड कर्व, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जो प्राइस रिजिडिटी और क्वांटिटी रिजिडिटी को दिखाता है। और सन स्पॉट थ्योरी, ये किसने दिया था? ये दिया था जेवॉन्स ने। ये ट्रेड साइकिल का एक मॉडल है और ट्रेड साइकिल का रीज़न इन्होंने बताया था कि 12-13 साल के बाद क्लाइमेट में क्या होता है? चेंज होता है और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हैम्पर होने की वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है और इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल अक्कर होते हैं। तो ये आपकी सन स्पॉट थ्योरी थी। जिसमें 3 नहीं है तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ नोट इशू under which of the following method of note issue RBI issue the notes in the country? तो एक तो इस क्वेश्चन को पढ़ के सबसे बड़ी बात ये पता चल रही है हमारे देश में कौन नोट इशू करता है? RBI। अब वो किस आधार पर नोट इशू करता है ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे कुछ सिस्टम के नाम दिए गए हैं। तो है पहला प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, फिक्स्ड फ्यूडिशरी सिस्टम, मैक्सिमम फ्यूडिशरी सिस्टम एंड मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो इसका सही जवाब है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसमें क्या होता है? RBI हमारा देश का सेंट्रल बैंक 200 करोड़ की परिसंपत्तियां अपने पास रखता है ना। इसमें से 115 करोड़ का सोना होता है, गोल्ड होता है और 85 करोड़ की फॉरेन रिजर्व अपने पास RBI रखता है और उसके आधार पर वो एक देश में, हमारे देश में करेंसी को इशू करता है। बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये ऐसा रेशो होता है जिसे हर बैंक को अपने पास कुछ रिजर्व में रखना पड़ता है ताकि जो बैंक में सेवर है अगर उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो बैंक के पास उन्हें देने के लिए पैसा हो। ये होता है SLR। तो ये किस सेक्शन के अंडर आता है? ये होता है सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये जो क्वेश्चन है ये अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जनरली हम नहीं देखते हैं और इस पे हमारा बस भी नहीं चल सकता। तो ऐसे क्वेश्चन की आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। Reserve Bank of India carries out open market operation in order to regulate। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ आ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? रेगुलेट करता है। किसके थ्रू? ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है कि RBI गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बॉन्ड्स बेचता है जिससे मनी सप्लाई कंट्रोल होती है। और ये कंट्रोल किस लिए करता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, बोरोइंग पावर ऑफ बैंक को रिड्यूस या इंक्रीज करने के लिए। तो ये तीनों ऑप्शन सही है और ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। Which of the following was the main objective of Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003? Achieving fiscal surplus, eliminating fiscal deficit, eliminating revenue deficit, checking money laundering। तो FRBM 2003 का ऑब्जेक्टिव इसमें आपसे पूछे हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव था
फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी का 3% करना और जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको एलिमिनेट करना। तो सही आंसर क्या हो गया? एलिमिनेटिंग रेवेन्यू डेफिसिट। The HO theory postulates that as a result of trade, the differences in factor prices between nation. तो जब दो देश एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं तो उनकी जो फैक्टर प्राइसेस है वो डिमिनिश करती है। इन 2016 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वाज अवॉर्डेड। तो क्योंकि ये पेपर 2018 का है तो इसमें 2016 का करंट अफेयर आपसे पूछा गया है। तो 2016 में नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स दिया गया था, कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। जो इस बार 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो पहली महिला है जिनको इंडिविजुअली इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो थी क्लॉडिया गोल्डन। तो ये वो महिला हैं जिन्हें इस बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने काम किस पे किया था? इनका काम क्या था? फॉर हैविंग एडवांस्ड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स। मतलब इन्होंने जेंडर इक्वालिटी और वुमेन का लेबर मार्केट में क्या कंट्रीब्यूशन है उसको एक्सप्लेन किया था। Which among the following state had lowest percentage of ST population as per 2011 सेंसस? देखिए HPPSC के एग्ज़ाम में जो सेंसस है वो मेजर रोल प्ले करता है। तो सेंसस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आपको पढ़ के जाने हैं। तो इसमें पूछा गया है कि ST का सबसे कम किस स्टेट में है? तो सबसे कम SC है, सॉरी SC नहीं ST है उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाता कि सबसे ज़्यादा SC के स्टेट में है तो वो भी उत्तर प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाता कि मैक्सिमम ST कहाँ है तो वो है MP में। Which one of the following state has recorded decrease in population as per 2011 census? तो ये थे नागालैंड। तो ये ऐसा स्टेट था जिसकी पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई है। Which of the following pairs of city recorded the highest population as per census 2011? तो मुंबई और दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई थी 2011 के सेंसस में। द census of India is carried out every 10 years. The population has almost remained unchanged over last 20 years. तो ये जो स्टेटमेंट है वो सरासर गलत है और ये सही है। सो A is correct here and R is false. Under Slutsky substitution effect, the consumer move on a lower indifference curve, move on a higher indifference curve, remains on the same indifference curve. All three alternatives are possible. देखिए जो स्लस्टकी का डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट था उसको हम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे इसका सही आंसर। ये बजट लाइन है। मान लीजिए एक्स गुड की प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है तो बजट लाइन आगे को शिफ्ट हो जाएगी। ओके, ये इंडिफरेंस कर्व है IC1 और ये हो गया IC2। ये पॉइंट क्या हो गया? ये वाला हो गया प्राइस इफेक्ट। अब हम कंज्यूमर से इनकम वापस लेते हैं और एक पैरेलल बजट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सेम पहले वाले पॉइंट से होकर गुजरेगी
और जो इंडिफरेंस कर्व है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो गया कि जो कंज्यूमर है, ये लाइन थोड़ी इस तरह की ड्रॉ होगी और जो इंडिफरेंस कर्व है ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो कंज्यूमर मूव्स ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व। ठीक है। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड के केस में, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। एक्स की प्राइस बढ़ेगी तो ये भी क्वांटिटी किसकी इंक्रीज होगी, वाई की। तो रिलेशनशिप कैसा हो गया, पॉजिटिव। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जब एक सेलर डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट कंज्यूमर से। तो इसमें क्या होता है, जो AR और MR है वो सेम रहते हैं, MC सेम रहता है या MR सेम रहता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो इसमें MC है वो सेम रहता है। सो ऑप्शन C इज करेक्ट हियर। ये जो क्वेश्चन है ये सेम इसी पेपर में रिपीट हुआ है, मतलब सेम पेपर में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। अभी ये आगे आएगा, देखना आप। Who among the following economist is associated with adding up problem? लियोन्टिफ, मार्शल, केन्स, विक्सटेड। तो इसका सही जवाब है विक्सटेड। विक्सटेड पहले ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये एडिंग अप प्रॉब्लम को यूलर थ्योरम के थ्रू प्रूफ किया था। विक्सटेड के बाद विक्शल ने इसको यूज़ किया था, विक्शल, और विक्शल के बाद हिग्स। ये जो 3 इकोनॉमिस्ट है इन्होंने एडिंग अप प्रॉब्लम पे अपना काम किया था। तो सबसे पहले किसने किया था, विक्सटेड ने। The correction factor for calculation of coefficient of correlation with tied rank. Tied rank मतलब एक जज ने सेम रैंक दे दी, तो हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, उसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ये तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। इन केस ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन आर की वैल्यू क्या है, परफेक्ट, ±1। ओके, द 2 रेग्रेशन लाइंस आर, ये कोइंसाइड करती है। अगर नेगेटिव है तो ये इस तरह का होगा, पॉजिटिव है तो इस तरह का होगा। ठीक है, तो कोइंसिडेंट। फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर इज, फिशर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन होता है किसका, लास्ट पेयर और पास्ट चेन इंडेक्स का। लास्ट पेयर बेस किसको मानता है, बेस ईयर क्वांटिटी को, सॉरी ये करंट ईयर को मानता है और पास्ट ईयर मानता है बेस ईयर को। ठीक है। If arithmetic mean of 2 number is 16 and geometric mean is 12, the harmonic mean is। अब ये क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या पूछ लिया, तो इसका बहुत ही आसान आपका सॉल्यूशन होगा। एक रिलेशनशिप होता है कि जियोमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। अब हमारे को दिया है जियोमेट्रिक मीन कितना, 12, अर्थमेटिक मीन कितना दिया है, अर्थमेटिक मीन कितना दिया है, सॉरी यहीं पे लिखते हैं वरना भूल जाऊंगी मैं। अर्थ रिलेशनशिप क्या था, जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन दिया है आपको पास 16, मान लीजिए हार्मोनिक मीन की वैल्यू हम x मान लेते हैं। ठीक है, और जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू है हमारे पास 12,
अब इसमें लगेगा स्क्वायर, 12 गुना 12 कितना होता है 144 और 16। अब x की वैल्यू कितनी आई 144 डिवाइडेड बाय 16, तो x की वैल्यू 9। सो हार्मोनिक मीन इज 9। सो option D is correct here. The variance of data set is 16. If every item is multiplied by 2, then what would be the variance of resulting data? तो अब देखिए ये भी दिमाग खाने वाला क्वेश्चन है कि जिसको मैथ्स या स्टैट में दिक्कत होती है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल सवाल है ये। तो इसके लिए हमें करना क्या है, या तो आप याद करके जाइए कि कौन सा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इंडिपेंडेंट है। एक होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, एक होता है इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। मतलब कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनका प्लस माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ होते हैं जिनका गुणा भाग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिनका प्लस माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो होता है ओरिजिन, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। जिनका गुना भाग करने से फ़र्क नहीं पड़ता वो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। तो जो वेरिएंस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है लेकिन डिपेंडेंट ऑन स्केल है, और जो गुना करने वाली वैल्यू है वेरिएंस में फ़र्क 4 गुना बढ़ जाता है। इसको मैं प्रूफ करूँगी नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए हमारे पास एक सीरीज़ है जिसमें वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब हम इसका सम निकाल दिया हमने यहाँ पे, और मीन निकाल दिया, कितना आया 3, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया, ये आई हमारे पास वैल्यू, और इसका वेरिएंस है 2.5। और अगर आपको इसको जैसे फॉर्मूला लगा के करना है तो भी आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ डायरेक्टली वैल्यू निकाली है एक्सेल में, ठीक है। ये जो मेथड है, ये वाला मेथड, ये फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं। ओके, अब हम इस सीरीज़ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ये देखिए, तो ये आया, ये हो गया, और देखिए एवरेज जो है 3 से 6 हो गया, मतलब जो एवरेज भी है उसमें फ़र्क पड़ गया 2 गुना। तो एवरेज भी डिपेंडेंट ऑन स्केल है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी 2 गुना बढ़ गया, लेकिन जो ये वेरिएंस है ये 4 गुना बढ़ गया। 2.5 गुना 4 होता है 10। अब मैं आपको स्केल वाला कॉन्सेप्ट मैंने इसमें बताया, ठीक है। अब मैंने बताया कि अगर हम प्लस कर देते हैं, यहाँ हमने इस सीरीज़ में प्लस किया सब कुछ, तो जो एवरेज है, एवरेज डिपेंडेंट होता है, ओरिजिन का भी एवरेज पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज नहीं हुआ और वेरिएंस भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे मल्टीप्लाइड की जगह प्लस लिखा होता तो जो वेरिएंस है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 16 दिया है तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप दोबारा से इसको सुन सकते हैं, मे बी कुछ आपको समझ आए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोवेरिएंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएबल x एंड y इज 40। कोवेरिएंस कितना दिया है 40, और वेरिएंस दिए हैं x और y के कितने 100 × 25, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय अंडर x का वेरिएंस और y का वेरिएंस, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया,
सॉरी क्या था, कोवेरियंस 40 था और अंडर रूट 100 गुना 25, तो ये हो गया 40 10 इंटू 5, तो ये हो गया 4/5। तो जब इसको काट के आएगा हमारे पास 0.8, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये यहाँ पे जो खेल है ये सारे फॉर्मूले के हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप ये क्वेश्चन कर जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एज्यूम लेबर इज होमोजीनियस, लेबर इज ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ लेबर एंड नन ऑफ दीज। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी किसने दी थी, हैबलर ने दी थी, और इसकी ये जो सारी अजम्पशन है वो नहीं थी। If the country's terms of trade is 1/2, the terms of trade of its partner would be, तो पार्टनर का टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा 2, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। Which of the following is assumption of absolute advantage theory of international trade? पहले ये किसने दी थी भाई, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दी थी, एडम स्मिथ ने। कौन थे जी ये, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने, वेल्थ ऑफ नेशन। ये बच्चों वाले सवाल क्यों पूछ रही हूँ मैं, आप लोगों को तो सब कुछ आता है। तो लेबर, ये जो सारी अजम्पशन है किसकी थी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। द रेसिप्रोकल डिमांड कर्व इज आल्सो नोन एज, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था क्या होता है रेसिप्रोकल डिमांड, ऑफर कर्व। ये किसने दिया था, मार्शल और एजवर्थ ने। ये देखो ये जो सारा क्वेश्चन है ये पहले क्वेश्चन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू करेक्ट अ बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, डिफ्लेशन, नन ऑफ दीज। ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, इसमें पूछा था कि इनमें से ये जो सारे ऑप्शन है ये सारे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करने के मेथड है, इसमें नॉट गलती से लग गया होगा, आई डोंट नो, ये क्वेश्चन सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू रेवंस्की थ्योरम द कमोडिटी प्राइस शुड बी, तो रेवंस्की थ्योरम क्या बोलते हैं कि कमोडिटी प्राइस कैसी होनी चाहिए थी, कांस्टेंट। द फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन थ्योरम इज गिवन बाय, ये किसने दी थी जी, ये दी थी सैमुअल्सन ने। ये जो एचओ थ्योरी है उसका एक्सटेंशन था, ये बोलता था कि जब दो देश ट्रेड करते हैं तो एक देश में कोई वस्तु महंगी होती है कोई सस्ती होती है, लेकिन ट्रेड करने के बाद दोनों का प्राइस इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन। ओके, द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अंडर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस तरह का होता है ना प्रोडक्शन, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, लेकिन ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि कांस्टेंट जहाँ पे हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये होता है स्ट्रेट लाइन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए क्या सही है, इट इज़ अ पब्लिक गुड, बिल्कुल सही बात। इट इज़ अ सोशल गुड, बिल्कुल सही बात। इट इज़ अ मेरिट गुड, बिल्कुल सही बात। इट इज़ अ प्राइवेट गुड, बिल्कुल गलत बात। लेकिन अब ये जो 3 ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, अब आपको इसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो जो एजुकेशन है ये होता है मेरिट गुड। ये किसने दिया था, मस्ग्रेव ने। मस्ग्रेव ने क्या बोला था, मेरिट गुड जो सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है और जिसकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती है। एक्सटर्नलिटी क्या होता है, थर्ड पार्टी बेनिफिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिडीमिंग पब्लिक डेट, मतलब सार्वजनिक ऋण को कम करने की या ख़त्म करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है, कैपिटल लेवी, सिंकिंग फंड, ग्रांट इन एड, टर्मिनल एन्यूटी। तो जो कैपिटल लेवी होता है ये एक तरह का टैक्स होता है जो गवर्नमेंट पब्लिक
डेट को कम करने के लिए लगाती है। ठीक है, तो ये हुआ मेथड बिल्कुल सही। सिंकिंग फंड होता है कि जब गवर्नमेंट लोन लेता है तो वो एक ऐसा अकाउंट बना देती है जिसमें वो थोड़ा थोड़ा करके पैसे डालती है, और जब उनका पब्लिक डेट मैच्योर हो जाता है तो वो उनके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो पब्लिक डेट को ख़त्म कर सके। ग्रांट एंड एड, ग्रांट एंड एड होता है जो सेंटर गवर्नमेंट स्टेट को देती है और स्टेट आगे लोकल बॉडीज़ को देती है, तो इसका पब्लिक डेट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। टर्मिनल एन्युटी होता है कि हर साल कुछ ना कुछ पैसा जो पब्लिक डेट का है वो गवर्नमेंट वापस देती रहती है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, ग्रांट एंड एड। द डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड बाय, ये दिया था बाइसमैन एंड पीकॉक ने। ये क्या बोलता था, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो जर्क में इंक्रीज होता है। ठीक है, इसमें 3 कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए थे, डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट होता है कि मान लीजिए जैसे कोरोना आ गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है वो चेंज हो गया, मतलब नया एक्सपेंडिचर हुआ और नया टैक्स गवर्नमेंट को लगाने पड़े। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इंस्पेक्शन हो गया कि एक्सपेंडिचर करने के बाद फिर हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें डिस्कशन हो गया कौन सा एक्सपेंडिचर सही किया, कौन सा टैक्स हमें कम करना चाहिए। कंसंट्रेशन मतलब कोरोना आने के टाइम जो पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा चली गई थी। ओके, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। द नॉन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, नॉन एक्सक्लूजन मतलब हम किसी को किसी वस्तु का कंजम्पशन करने से रोक नहीं सकते। ऐसा कब होता है, जब वस्तु सरकारी होती है, सार्वजनिक वस्तु, पब्लिक गुड। ठीक है, हु प्रपाउंड द ज़ीरो बेस्ड बजटिंग फॉर फर्स्ट टाइम। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब होता है कि हर बार बजट को नए सिरे से तैयार करना, तो ये किसने दिया था, पीटर्स पायर ने। ये 1989 में सबसे पहले यूज़ हुआ था यूएसए में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पब्लिक यूटिलिटी। पब्लिक यूटिलिटी मतलब जिसका प्रबंध सरकार के द्वारा नहीं किया जाता। इलेक्ट्रिसिटी हमें गवर्नमेंट देती है, वाटर सप्लाई हमें गवर्नमेंट देती है, पार्क बना के हमें गवर्नमेंट देती है, लेकिन जो टूरिज़्म है इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो मेजर रोल प्ले करते हैं। देयरफॉर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हेयर। कोन एंड प्लेन क्लासिफाइड पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये नया नाम आपको देखने को मिल रहा है, कोन एंड प्लेन। तो इन्होंने एक्सपेंडिचर क्लासिफाई किया था बेनिफिट के आधार पे। से गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा करती है जिनका बेनिफिट सबको होता है, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन से, मान लीजिए जो पेंशन होती है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन, वो बुज़ुर्गों को मिलती है। कुछ इंडिविजुअल जिसको क्रॉनिक कैपिटलिज्म का नाम दिया जाता है, कुछ होता है स्टूडेंट के लिए स्टडी के लिए जो बेनिफिट जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है। तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिस्कल पॉलिसी टूल यूज टू स्टिम्युलेट द इकोनॉमी। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अटपटा क्वेश्चन है। इसमें एक तो पूछा है फिस्कल पॉलिसी टूल, फिस्कल मतलब गवर्नमेंट जो काम करती है ना, और क्या होना चाहिए, स्टिम्युलेट होनी चाहिए इकोनॉमी। तो रिड्यूसिंग इनएफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज गवर्नमेंट परचेज, इंक्रीज इम्पोर्ट, हायर इंटरेस्ट रेट। देखिए ये तो पार्ट है मॉनेटरी पॉलिसी का। इंक्रीज्ड इम्पोर्ट का कोई लेना देना नहीं है इससे, फिस्कल पॉलिसी से। इंक्रीज गवर्नमेंट परचेज, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, ये उसकी बातचीत हो रही है। तो ऑप्शन बच गया एक, ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। अ मोनोपोलिस्ट
will have equilibrium output of his product where elasticity of his average revenue curve is, इसका सही जवाब है इक्वल टू 1। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, मोनोपोलिस्ट नॉर्मल प्रॉफिट अचीव करता है। तो ये हो गया MR कर्व, ये हो गया AR कर्व, तो यहाँ पे जो हो गया ये हो गया AC, तो डायग्राम ही गलत बन गया। ये जो AC है वो यहाँ से जाएगा और MC इसको मिनिमम पॉइंट में यहाँ काटेगा। एक मिनट, हम इसको दोबारा से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया MR, ये हो गया AR, ये हो गया AC, ये हो गया AC और इस तरह से MC। तो इस पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो 1 होती है। ये वाला जो कर्व है ये नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन A इज करेक्ट हियर। अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो ऑप्शन A करेक्ट होगा, अगर शॉर्ट रन की बात करेंगे तो मोर देन यूनिटी भी इसका आंसर हो सकता है। इन्फ्लेशन इज अनजस्ट, डिफ्लेशन इज इनएक्सपीडियंट, ऑफ द टू परहैप्स डिफ्लेशन इज द वर्स्ट। ये किसकी स्टेटमेंट थी? ये थी केन्स की, जो कि ग्रेट डिप्रेशन के टाइम आई थी 1930 में। Which of the following instrument of qualitative control of credit are used by RBI? तो RBI दो तरह के मेथड यूज़ करती है, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव, ठीक है जी। तो क्वांटिटेटिव मेथड आपको यहाँ पे बताने हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो जो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये है क्वालिटेटिव मेजर, ठीक है। सो 2, 3, 4 इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम was started in 2012. The scheme provides adequate and timely credit support to farmers for their cultivation. The scheme was introduced based on the recommendation of R.B. Gupta committee. तो इसका सही जवाब है, सही जवाब है 2 and 3। 2 and 3 इज करेक्ट। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम आई थी ये आई थी 1998 में, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई थी। इन विच ईयर सेबी एक्ट वॉज पास्ड। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये किसको रेगुलेट करता है? जो आपका होता है ना स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये सेबी रेगुलेट करता है। तो इसके लिए एक्ट लाया था 1992 में और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, मतलब इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था 1992 में। द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज। तो हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किस में मेजर करते हैं? ग्लोबल हेक्टेयर्स में। द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज होली अ सब्सिडरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? RBI, IDBI, एक्सिम बैंक, नाबार्ड। तो सिडबी किसका सब्सिडरी है? IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। एक्सिम बैंक की हुई थी 1990 में और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, ठीक है जी। RBI की स्थापना हुई थी 1934 में और इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। कुछ ज़्यादा ही हो गया आज का लेक्चर मुझे लग रहा है, लेकिन जो ये टॉपिक है ये काफ़ी डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है।
कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व मे बी यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व हमें डाटा बताता है किसका, मीडियन का। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेशियो ऑफ सेविंग टू इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड। तो मिल्टन फ्रीडमैन ने मनी डिमांड्स, द वेलोसिटी ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो मिल्टन फ्रीडमैन की आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो आप इसका सही जवाब कर लेंगे। तो इसका सही जवाब है 2 and 3 इज करेक्ट हियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। In India, the base year for calculating GDP has been changed to, तो प्रेजेंटली इंडिया में जीडीपी किस बेस पे कैलकुलेट होता है, 2011-12। द स्लोप ऑफ LM कर्व डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। LM कर्व का स्लोप किस पे डिपेंड करता है, LM क्या दिखाता है, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। तो मनी मार्केट में क्या होगा, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, नहीं बिल्कुल नहीं, इन्वेस्टमेंट की बात होगी किसमें, IS कर्व में। तो ऑप्शन ए आपका सही है, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। इन लॉन्ग रन ऑटोनोमस कंजम्पशन विल बी, इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि लॉन्ग रन में ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि जो कंजम्पशन होता है वो ऑरिजिन से स्टार्ट होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। Which of the following pair is not correctly matched? Devaluation, a policy action by government; deflation, cheap money policy; exchange control, foreign exchange rationing; exchange depreciation, market mechanism। तो इसका सही जवाब है डिफ्लेशन, चीप मनी पॉलिसी। वैसे तो ये क्वेश्चन मुझे सही लग रहा है, मतलब ये क्वेश्चन इसके सारे ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन जो डिफ्लेशन है उसमें चीप मनी पॉलिसी के अलावा भी बहुत सारे मेजर हम लेते हैं। तो इसका सही आंसर की के अनुसार मैं बता रही हूँ, ऑप्शन बी है। अगर मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के आती, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो है बायोमास। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ये मैंने पूरा लेक्चर बताया है, 2 लेक्चर में आपकी पॉपुलेशन की सारी थ्योरी को मैंने कवर किया है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला था माल्थस ने कि सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये गलत हो गया, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो बोथ आर इनकरेक्ट, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। The demographic transition model was developed primarily due to the explain effect of changing death and birth rate on total population. So option C is correct here. किसने दिया था ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, नोटेस्टीन ने। What is reflected by wage offer curve? Reflect offered work at prevailing wage rate. Which of the following statement is correct about price discrimination? ये आप क्वेश्चन देखना 33 और ये 74, ये सेम है, मतलब एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, कमाल की बात है। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन भी सेम ही सीक्वेंस में। बेसल नॉर्म इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड होते हैं, कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक है उनको दिवालिया होने से बचाने के लिए आरबीआई ने कुछ रूल डिसाइड किए हैं। वैसे तो ये इंटरनेशनल लेवल पे डिसाइडेड रूल है, लेकिन ये कमर्शियल बैंक पे अप्लाई होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लीनियर इकोनॉमिक्स? लीनियर इकोनॉमिक्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है, न्यू क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि इसमें जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो उसमें वेरिएबल की वैल्यू स्क्वायर में जाती है। वैगनर हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू, दिस इज रिलेटेड टू
पब्लिक एक्सपेंडिचर। बोलते थे कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो एक स्मूथ पैटर्न में बढ़ता है, ठीक है। इन कुर्नॉट मॉडल इफ देयर आर 3 फर्म इन द इंडस्ट्री ईच विल प्रोड्यूस, इसका सही आंसर है 1/4 ऑफ मार्केट प्रोड्यूस। इसका एक फॉर्मूला है कि अगर आपको इंडस्ट्री का आउटपुट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है 1n+1। n हमारे पास जितनी भी फर्म है उसको यहाँ लेंगे। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन यहाँ 3 की जगह आपसे पूछ लिया जाता 10, ठीक है, तो आपका आउटपुट कितना होना था 1/11। तो ये फॉर्मूला है किसका, अगर इंडस्ट्री का आउटपुट आपको निकालना है। एक होता है कि पूरा मार्केट का कितना फर्म प्रोड्यूस करेगी, तो उसका फॉर्मूला होता है n/n+1। तो जितनी फर्म होगी, जैसे यहाँ पे 3 है, 3/4, तो उसका आंसर इस तरह से आप निकालेंगे। The rationale of the big push is based upon the idea of। तो बिग पुश थ्योरी किस पे डिपेंड है? बिग पुश थ्योरी किस पे आधारित है? ये है एक्सटर्नल इकोनॉमी। किसने दी थी ये? रोजेंस्टीन रोडायन ने। अब हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है। अब आपको इसमें से बताना है कि आपका प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा। तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? डिमांड से नीचे, इक्विलिब्रियम से नीचे और सप्लाई कर्व से ऊपर। तो आपका ये वाला पोर्शन जो है प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। तो चेंज डेल्टा PEC, so option A is correct here. The princely state of Shimla Hills was first joined the Indian Union। मतलब शिमला हिल स्टेट का कौन सा ऐसा रियासत थी जिसने इंडिया को सबसे पहले ज्वाइन किया? वो थी ठेओग। ये आपके अब जीके के क्वेश्चन शुरू हो गए। What was the venue of decisive battle fought around 1814 to 15 between गोरखा एंड बुशैर स्टेट? तो ये कहाँ पर हुई थी जी? ये पूछा गया है बैटल, ये हुई थी चिड़गांव में। साइकोटी हाइडल प्रोजेक्ट है हमारा चंबा में। लोसार फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में। 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे? YS परमार। और स्की स्लोप से किसको जाना जाता है? सोलंग वैली को। ओके, ये सारे आपके क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जीके के हैं। और हिंदुस्तान तिब्बत रोड कब बनाया गया था? 1850 से 51 के बीच में। हाम्टा माउंटेन पास है मनाली में। और ये वाले जो सारे क्वेश्चन हैं आपके यहाँ से आगे, ये सारे रिलेटेड है आपके करंट अफेयर से। सो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। करंट अफेयर उस समय का आज के कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आपको प्रेजेंट का करंट अफेयर इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी नहीं लगी है, क्या इम्प्रूवमेंट्स इसमें हो सकते हैं, तब भी आप बता सकते हैं। आपके सजेशन का बहुत बहुत स्वागत है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच।